वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारी कुछ वीडियोस जो कि स्पेनिश मूवीज पर बनी थी, उन्हें देखकर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जहां सस्पेंस की बात आती है तो स्पेनिश मूवी को शायद ही कोई और मूवी टक्कर दे पाए। आज भी हम आपको दिखाने आए हैं सस्पेंस से भरी हुई एक स्पेनिश मूवी जिसका क्लाइमैक्स देखकर आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। दो शातिर चोर जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, वे डिसाइड करते हैं कि भैया ऐसे तो गुजारा नहीं हो पाएगा, चलो कुछ बड़ा करते हैं, लाइफ में सेटल हो जाते हैं। इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वे एक प्लान बनाते हैं। वो क्या प्लान है और क्या ये लोग उस प्लान में सक्सेसफुल हो पाए, और क्लाइमैक्स में वो कौन सा ट्विस्ट है जो इनका इंतजार कर रहा है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये स्पेनिश थ्रिलर सस्पेंस जिसका नाम है 9 क्वींस। बाकी दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में जॉन नाम का आदमी एक सुपरमार्केट के अंदर जाता है। वहाँ इसके अलावा सिर्फ एक और कस्टमर होता है जो अपनी शॉपिंग कर रहा है। जॉन $5 का एक आइटम उठाकर बिलिंग काउंटर में जाता है। कैशियर को देखकर कहता है कि वाह, आजकल अप्सराएं बिलिंग काउंटर में बैठने लगी हैं क्या। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। हालांकि जॉन तो सरासर झूठ बोल रहा था। जब पैसे देने होते हैं तो वो अपनी जेब टटोलकर कहता है कि सॉरी, मेरे पास $5 तो नहीं है बल्कि 50 का नोट है। कैशियर कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास $10 के 5 नोट हैं। ये कहकर वो $10 के 5 नोट निकाल कर रखती है। अब दोस्तों, नॉर्मल कस्टमर होता तो 50 का नोट उसको देकर 10 के 4 नोट उठा लेता। फिर कैशियर उस आइटम के $5 लेकर बाकी $5 लौटा देती है ना, ऐसा होता। पर अपना जॉन क्या करता है जरा देखिए। वो पैंट पॉकेट में फिर हाथ डालकर कहता है कि सॉरी, मेरे पास भी 10 के 5 नोट हैं, ये लो। कहकर वो अपनी तरफ से $10 के 5 नोट रखता है। अब टेबल पर हो गए हैं पूरे $100। जॉन कहता है आप एक काम कीजिए, कैश काउंटर में आपको छुट्टे की जरूरत पड़ेगी तो आप ये $100 का छुट्टा रख लीजिए और मुझे 100 का नोट दे दीजिए। वो लड़की ज्यादा नहीं सोचती और 100 का नोट जॉन को देकर टेबल पर रखे $10 के 10 नोट उठाकर कैश बॉक्स में रख देती है। फिर जॉन एकदम ईमानदार इंसान की तरह अपने आइटम के $5 भी दे देता है। बातों में जॉन उसे इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो ये नहीं सोचती कि टेबल पर रखे $100 में से 50 उसके ही थे। यानी जॉन ने उसे पूरे $50 का चूना लगाकर बेवकूफ बना दिया। अब जॉन अपना गेम खेलकर बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उस लड़की की शिफ्ट होती है खत्म और वहाँ पर दूसरी लड़की बिलिंग काउंटर पर आती है। जॉन एक बार तो सफल हो गया। अब वो सोचता है कि क्यों ना इस नई लड़की के साथ भी यही गेम खेलूं। वो फिर वही गेम इस लड़की के साथ खेल रहा होता है कि तभी पहली वाली लड़की मैनेजर के साथ वहाँ कर कहती है कि सर, मुझे इस आदमी पर शक है। इस आदमी ने मुझसे भी यही आइटम खरीदा और मुझे कंफ्यूज करके इसने $50 शायद ज्यादा ले लिए। अब मैनेजर जॉन को पकड़कर पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वो दूसरा कस्टमर आकर कहता है कि मैं हूँ पुलिस वाला, बताओ क्या प्रॉब्लम है। जब मैनेजर उसे बताता है तो वो जॉन को रंगे हाथों पकड़ लेता है और मैनेजर से कहता है कि मैं इसे स्टेशन लेकर जा रहा हूँ, आप आकर कंप्लेंट कर दीजिए और फिर ये $50 लेकर जाइए। ये कहकर वो जॉन को घसीट कर बाहर लेकर जाता है। कुछ दूर जाकर वो जॉन को छोड़ देता है और कहता है कि चोरी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि एक ही जगह पर एक ही टेक्निक दोबारा यूज नहीं करनी चाहिए। बार बार करोगे तो इस तरह पछताओगे, समझे। दरअसल दोस्तों, ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि जॉन की तरह एक शातिर चोर है। इसका नाम है मार्कोस। वो कहता है कि बेटा, अगर चोरी में एक्सपीरियंस चाहिए तो मेरा पार्टनर बन जा। कई जगह मार खाकर, कई बार पुलिस से बचकर मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, जो ट्रिक्स मैंने सीखी हैं, वो सब सिखाऊंगा। जॉन कहता है लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं। मार्कोस कहता है कि चोरी का दूसरा रूल ये है कि कभी अकेले चोरी मत करो, हमेशा पार्टनर के साथ चोरी करो। मेरा पार्टनर न जाने कहां मर गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। फिर जॉन भी मान जाता है। अब ये दोनों मिलकर 2 और 2 5 करने के लिए निकल पड़ते हैं। मार्को अपना पहला ट्रिक सिखाता है। इस दुनिया में अगर तुम किसी को बड़ी आसानी से चकमा दे सकते हो तो वो है आंटीज। जॉन पूछता है किसकी आंटी। अरे किसी की आंटी नहीं यार, जनरली आंटियां बहुत ही दरिया दिल होती हैं और इस बात का हम फायदा उठाएंगे। ये कहकर वो एक अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर यूं ही किसी का फ्लैट नंबर डायल करके कहता है आंटी मैं आया हूँ। वहाँ से एक औरत कहती है आंटी किसे कहा तुमने, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। दोनों वहाँ से निकलकर दूसरे फ्लैट के दूसरे डोर पर जाते हैं। इस तरह कई फ्लैट्स को ट्राई करने के बाद आखिर में एक डोर पर वो कहता है आंटी मैं आया हूँ। वहाँ पर एक आंटी होती है जो कहती है अरे बेटा गैरी, कैसे आना हुआ। मार्कोस कहता है कि आंटी जी मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मम्मी से पूछा तो वो मना कर रही है। आंटी कहती है ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आई। नहीं आंटी, मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए अपने दोस्त को दरवाजे पर छोड़कर जा रहा हूँ, आप उसको पैसे दे दीजिए। ये कहकर मार्कोस जॉन को वहाँ खड़ा करके थोड़ा दूर चला जाता है। आंटी बहुत ही स्वीट मालूम होती है और नीचे आकर जॉन को कुछ पैसे देकर कहती है बेटा ख्याल रखना अपना। अब जॉन मार्कोस को पैसे देकर कहता है कि इस आंटी ने तो $100 दे दिए। साथ ही जॉन मार्कोस को एक गोल्ड रिंग देता है और कहता है कि आंटी ने ये भी दिया था और कहा कि ये गैरी की माँ के लिए है।
अब मार्कोस कहता है कि चोरी का तीसरा रूल, किसी पर भी भरोसा मत करो। तुम चाहते तो इसे खुद रख सकते थे, तुमने मुझे क्यों दिया? जॉन कहता है कि मैं ये रूल्स वगैरह नहीं जानता था यार, मुझे तुम ट्रिक सिखा रहे हो, मतलब तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। ये सुनकर मार्को को जॉन बहुत ही पसंद आता है और इस तरह शुरू होती है इनकी दोस्ती। अब $100 तो चाय पानी के नाश्ते में खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसे डबल करने का एक और ट्रिक है मेरे पास। ये कहकर मार्कोस उस नोट का कॉर्नर फाड़ कर रख लेता है और फटा हुआ नोट जाकर जॉन को देकर कहता है तुम उस रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता कर लो। जॉन वैसा ही करता है। जॉन वेटर को फटा हुआ नोट देता है, लेकिन वेटर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको ले लेता है। फिर नाश्ता खाकर जॉन बाकी के पैसे लेकर आ जाता है। अब मार्कोस उसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी ऑर्डर करता है। जॉन बाहर खड़ा खड़ा मार्को को अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहा होता है। मेरा बाप एक नंबर का चोर था, एक बार वो पकड़ा गया और अब वो जेल में है। उसे छुड़ाने के लिए मुझे $70,000 चाहिए, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ रही है। वैसे मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, पर अब तक मैंने $50,000 कमा लिए हैं और अब सिर्फ 20,000 चाहिए। जॉन की बातें सुनते हुए मार्कोस कॉफी पी लेता है और वेटर को बुलाकर पूछता है कि अरे छुट्टा कब दोगे? सर आपने अभी तक पैसे तो दिए ही नहीं। मार्को ऊंची आवाज में कहता है कि अभी अभी तो मैंने $100 तुम्हें दिए। इतने में मैनेजर आ जाता है। मार्कोस उससे भी कंप्लेंट करता है कि मैंने इसे $100 दिए थे और ये कहता है कि नहीं दिए। ये देखिए मेरे 100 का नोट जरा फटा हुआ था और इसका टुकड़ा मेरे पर्स में रह गया। आप जाकर अपने कैश बॉक्स में चेक कीजिए, सब पता चल जाएगा आपको, अभी जाओ। मैनेजर कैश बॉक्स देखकर वापस आता है और मार्को को सॉरी कहकर उसके बाकी पैसे दे देता है। देखा चले ये ट्रिक कैसा लगा तुम्हें? अच्छा तो था गुरु, लेकिन दोबारा नहीं चलेगा। वैसे तुम्हारे मुंह पर तो चोरों वाली रेखा साफ नजर आती है। अच्छा तो क्या तुम्हारे मुंह पे संत महात्मा वाली रेखा है? जॉन कहता है कि चलो इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। वहाँ जो लड़की खड़ी है वो तुम्हें अपना पर्स देगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा ईमानदार दिखते हो, और अगर मैं जीता तो वो आंटी वाली जो गोल्ड रिंग है वो मुझे चाहिए। मार्कोस भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों उस लड़की के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की नहीं दादी जी हैं। फिर दोनों उसके साथ लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। जॉन बीच में ही लिफ्ट के कुछ बटन्स के साथ छेड़छाड़ करके लिफ्ट को 2 बार फ्लोर्स के बीच में रोक देता है और कहता है कि इसे ठीक करने में बहुत देर लग जाएगी। फिर वो किसी तरह चढ़कर ऊपरी फ्लोर पर पहुंच जाता है। फिर वो कहता है कि दादी आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर वो अपना हाथ बढ़ाता है। अरे दादी पर्स हाथ में रखकर कैसे चढ़ेंगी आप? आपके पास जो आदमी खड़ा है उसे पर्स देकर आप जल्दी से ऊपर चढ़ जाइए। अब दादी मार्कोस को एक नजर देखती है, ये तो एकदम चोर लगता है। ये सोचकर वो जॉन को अपना पर्स दे देती है। फिर तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब जॉन कहता है कि देखा तुमने, तुम्हें देखते ही वो जान गई कि तुम एक नंबर के चोर हो। हाँ यार तू एकदम ठीक बोल रहा है। चोरी का नेक्स्ट रूल है कि देखने में एकदम इनोसेंट लगो। उस मामले में इस जॉब के लिए मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड तुम लगते हो। अब मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ये कहकर वो जॉन को सोने का रिंग दे देता है। इस तरह दोनों चोरों की पार्टनरशिप होती है शुरू। दोनों के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तभी एक आदमी मार्कोस को फोन ला कर देता है। दरअसल मार्कोस की बहन कॉल करके उसे एक होटल में बुलाती है। मार्कोस जॉन को लेकर वहां जाता है जो कि एक 5 स्टार होटल है। जॉन पूछता है तुम तो सड़क छाप हो और तुम्हारी बहन क्या 5 स्टार होटल में चोरी करती है? नहीं यार वो चोर नहीं है, यहाँ काम करती है। मेरा एक भाई भी है। दरअसल जब मार्कोस के पिता मरे थे तब उन्होंने तीनों बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर दिया था, लेकिन अपना मार्कोस तीनों का हिस्सा हड़प गया था। इस वजह से उसकी बहन उस पर बहुत गुस्सा है। लेकिन मार्कोस का भाई मार्कोस को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो नहीं जानता कि मार्कोस एक चोर है। अब मार्कोस की बहन आती है तो उसे देखकर जॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बहन का नाम है वलेरिया और वो मार्कोस को डांटती है कि यहाँ भी आ गए चोरी करने। देखो मजाक मत करो, तुमने खुद मुझे बुलाया है। अच्छा बच्चों, अगर तुम चोरी करने नहीं आए तो तुम्हारा वो बूढ़ा पार्टनर यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल मार्कोस का पुराना पार्टनर एक बूढ़ा आदमी है जो होटल में आया था और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वलेरिया ने मार्कोस को बुलाया था। मार्कोस पूछता है कि दादू तुम 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा जिसका नाम सैंडर्स है वो बताता है कि तुमसे अलग होने के बाद मैं किसी बड़ी जगह पर हाथ मारना चाहता था, तब मुझे ये मिला। ये कहकर वो एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन फॉरेन जाने वाला है। ये बहुत ही पैसे वाला है और एक रियल स्टैंप्स कलेक्ट करना इसकी हॉबी है। मेरी बहन के पास एक स्टैंप है जिसे 9 क्वींस स्टैंप कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर स्टैंप है और मुझे पता है कि वो बिजनेसमैन इसे बहुत सारे पैसे देकर खरीद लेगा, इसीलिए मैंने अपनी बहन से ये स्टैंप मांगा पर उसने देने से मना कर दिया। मैंने भी अपना दिमाग लगाया और बिल्कुल उसी की तरह का एक फेक स्टैंप बनाया। उसे उस बिजनेसमैन को बेचने के लिए मैं इस होटल में आया था, लेकिन क्या करूं, इस उम्र में भाग दौड़ नहीं होती और मेरी तबीयत खराब हो गई। वो बिजनेसमैन सिर्फ आज यहाँ पर रहेगा, इसीलिए इस स्टैंप को उसे बेचने में तुम मेरी मदद करो। मार्कोस मान जाता है लेकिन 90% शेयर मांगता है। सैंडर्स कहता है कि प्लान बनाऊं मैं, क्लाइंट ढूंढूं मैं और तुम्हें 90% दूं।
मार्कोस कहता है कि हाँ बूढ़े, क्योंकि प्लान तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने में जो रिस्क है उसके लिए मांग रहा हूँ मैं 90%। फिर सैंडर्स भी मान जाता है। अब सैंडर्स ने जो फेक स्टैंप बनाया वो सैंडर्स की पत्नी के पास है और ओरिजिनल स्टैंप सैंडर्स की बहन के पास। मार्को पूछता है कि अगर बिजनेसमैन को पता चल गया कि ये फेक है तो हम क्या करेंगे। सैंडर्स कहता है कि अरे वो बिजनेसमैन आदमी बहुत ही बिजी है, स्टैंप को लैब में ले जाकर टेस्ट करने का टाइम उसके पास नहीं होगा, और मैंने जो स्टैंप रेडी किया है वो सिर्फ लैब टेस्ट में पहचाना जा सकता है। वो बिजनेसमैन जरूर ऑन द स्पॉट टेस्ट करेगा और मेरा स्टैंप उसमें जरूर पास होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इतने में वो बिजनेसमैन होटल में आ जाता है और वलेरिया के साथ उसका रवैया देखकर मार्कोस समझ जाता है कि बिजनेसमैन को वलेरिया पसंद है। मार्कोस और जॉन अपने मिशन के लिए मैदान में उतर जाते हैं। पहले वे सैंडर्स की वाइफ से वो फेक स्टैंप लेने जाते हैं। जॉन पूछता है क्या मुझे भी प्रॉफिट में कुछ शेयर मिलेगा। हाँ, तुम्हें 10% तो मैं दे ही सकता हूँ। ओह, तो मुझे और सैंडर्स को सिर्फ 10% और तुम्हें 80%। हाँ भाई, असली काम तो मैं ही कर रहा हूँ, तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे हो। तुम अपनी तरफ से इस मिशन में कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हारा शेयर बढ़ा दूंगा। फिर मार्को सैंडर की वाइफ से पूछता है कि दादी, सैंडर्स ने मुझे भेजा है और 9 क्वींस वाला स्टैंप लाने को कहा। मार्कोस को देखकर वो कहती है चोर उचक्के कहीं के, तुम्हें मैं स्टैंप क्यों दूंगी, जाकर सैंडर्स को लेकर आ। हे भगवान, आजकल चोरों को राज चल रहा है, ये कहकर वो दरवाजा ही बंद कर देती है। जॉन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे माथे पर कैपिटल लेटर में चोर लिखा है। अब मैं ट्राई करता हूँ, और अगर बुढ़िया ने मुझे स्टैंप दे दिया तो मुझे 30% चाहिए। बोलो मंजूर है। एन वक्त पर जॉन की समझदारी अगर आपको पसंद आ गई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। मार्कोस भी मान जाता है। जॉन का चेहरा देखकर सैंडर्स की वाइफ सोचती है कि ये तो दूध पीता बच्चा लगता है, जरूर अच्छा लड़का होगा। वो जॉन को स्टैंप दे देती है। अब इनके पास 9 क्वींस का डुप्लीकेट स्टैंप है, लेकिन इसे वे डायरेक्टली लेकर जाकर उस बिजनेसमैन को नहीं दे सकते क्योंकि उसे शक होगा। इसीलिए इन्हें इनडायरेक्टली उसे इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हमारे पास 9 क्वींस का स्टैंप है। अब वे देखते हैं कि बिजनेसमैन बाथरूम जा रहा है। तभी मार्कोस भी उसके पीछे जाकर फोन पर बात करने लगता है कि हाँ, मेरे पास 9 क्वींस वाला स्टैंप है, मुझे कोई बायर दिला दे यार, बहुत जरूरत है उसकी। उसकी बातें वो बिजनेसमैन भी सुन रहा था। इसी बीच एक पुलिस वाला आकर मार्कोस को पकड़कर पूछता है तुम कौन हो, चेहरे से तो चोर ही लगते हो। मार्कोस कहता है कि मेरे पास 9 क्वींस वाला स्टैंप है, उसे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में वो बिजनेसमैन बाथरूम से बाहर आकर पुलिस से कहता है कि मैं ही वो बायर हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए। इस पर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है। बिजनेसमैन मार्कोस को अपने कमरे में बुलाता है। उसके जाने के बाद मार्कोस और पुलिस वाला मिलकर खूब हंसते हैं। दरअसल ये पुलिस वाला कोई और नहीं, मार्कोस का ही आदमी था। उसने इसीलिए ड्रामा किया था क्योंकि कोई नॉर्मल चोर होता तो पुलिस के आते ही भागने की कोशिश करता, पर वो बिजनेसमैन को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं तो एकदम ईमानदार हूँ और पुलिस से भी नहीं डरता। फिर मार्कोस और जॉन बिजनेसमैन से मिलते हैं। वो प्रूफ मांगता है तो मार्कोस उसे उस फेक स्टैंप का फोटो दिखाता है। बिजनेसमैन कहता है कि 1 घंटे के बाद तुम वो स्टैंप लाकर मुझे दो, मेरा एक्सपर्ट उसे टेस्ट करके बता देगा कि वो ओरिजिनल है या फेक, और फिर इसकी कीमत डिसाइड करेंगे। ठीक 1 घंटे के बाद मार्कोस और जॉन उस फेक स्टैंप को लेकर बिजनेसमैन के पास आ जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि स्टैंप के 30-40 हजार डॉलर तो मिल जाएं तो काफी है। बिजनेसमैन का एक्सपर्ट कहता है कि इसे ठीक से जज करने के लिए तो लैब में भेजना पड़ेगा। बिजनेसमैन कहता है कि अरे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कल मुझे फौरन जाना है, तुमसे जितना हो सके यहीं पर टेस्ट करके बताओ। एक्सपर्ट उसे चेक करके कहता है कि सर ये ओरिजिनल है। ये एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहा है, आपको आइडिया है दोस्तों कुछ? देखते हैं, कमेंट्स में बता दीजिए, देखते हैं आपका अंदाजा सही लगा कि नहीं। मार्कोस और जॉन चैन की सांस लेते हैं। बिजनेसमैन कहता है कि स्टैंप का मैं 2.5 से 3 लाख डॉलर दे सकता हूँ। अमाउंट को सुनकर मार्कोस की बोलती बंद हो जाती है, पर जॉन कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करने लगता है कि 3 लाख का हम क्या चाल डालेंगे, इस स्टैंप की कीमत शायद आप नहीं जानते। चलो मार्कोस, हम कोई और बायर ढूंढ लेंगे। मार्कोस उसे चुप कराने की कोशिश करता रहता है लेकिन वो नहीं मानता। तभी बिजनेसमैन कहता है कि ठीक है, मैं 4.5 लाख डॉलर देने को तैयार हूँ। अगर डील मंजूर हो तो आज रात इस स्टैंप को लेकर मेरे पास आ जाना, मैं पैसे देकर इसको ले लूंगा और कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। 4.5 लाख सुनकर दोनों शॉक में होते हैं और बाहर आते हैं, पर वहाँ बिजनेसमैन का वो एक्सपर्ट खड़ा होता है और पूछता है कि मेरा शेयर कब दोगे भाइयों? तुम्हें हम शेयर क्यों देंगे? वो इसीलिए कि तुम्हारा वो 2 टके का स्टैंप देखते ही मैं जान गया था कि वो फेक है। अब बोलो, मुझे शेयर दोगे या मैं अभी जाकर तुम्हारी पोल खोल दूं? मार्कोस भी उसे शेयर देने के लिए मान जाता है। बस अब इन्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी बाइक में 2 आदमी स्टैंप वाला बैग छीन कर लेके जाते हैं। रास्ते में वे बैग खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक स्टैंप देखकर उसे पानी में फेंक देते हैं। स्टैंप पानी में भीगकर बेकार हो जाता है। दोनों अपनी किस्मत पे रोते हुए बैठे होते हैं। लेकिन तभी मार्कोस कहता है कि ये तो फेक स्टैंप था, ओरिजिनल तो सैंडर्स की बहन के पास है, क्यों ना हम किसी तरह उसे लेकर बिजनेसमैन को बेच दें।
फिर क्या था, दोनों सैंडर्स की बहन के घर जाकर कहते हैं हम आपका 9 क्वींस वाला स्टैम्प खरीदना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि कितना दोगे। मार्कोस कहता है कि हम इतनी बड़ी रकम दे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकती, हम $50,000 देने को तैयार हैं। वो गला फाड़ कर हंसती है कि मुझे पागल समझ रखा है क्या, वो स्टैम्प उससे भी ज्यादा कीमती है। फिर बातचीत के बाद वे 2.5 लाख के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी पैसे लेकर आ जाएंगे और स्टैम्प लेकर जाएंगे। बाहर जाकर जॉन मार्कोस को डांटता है कि 2.5 लाख के लिए तुम क्यों मान गए, उतने पैसे कहाँ से आएंगे। मार्कोस कहता है कि टेंशन मत लो यार, मैंने अपनी बहन और भाई को उल्लू बनाकर उनकी प्रॉपर्टी का शेयर भी ले लिया है, उसके 2 लाख मेरे पास है, तुम 50,000 दे देना जो तुमने अपने बाप की रिहाई के लिए जमा कर रखे हैं। जॉन गुस्से में उसका शर्ट पकड़ लेता है कि मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, समझे, कोई और आइडिया है तो बताओ। अच्छा, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लगा रहा हूँ और तुम हो कि इतना सा देने को तैयार नहीं हो। वो बिजनेसमैन हमें बहुत सारे पैसे देने वाला है और मैं तुम्हारा शेयर भी बढ़ा दूंगा, प्लीज 50,000 तो दे दो यार। अब जॉन भी मान जाता है। अब मार्कोस का 2 लाख और जॉन का 50,000 मिलकर 2.5 लाख वे सैंडर्स की बहन को देकर ओरिजिनल स्टैम्प खरीद लेते हैं। फिर मार्कोस उसको लेकर जाकर बिजनेसमैन को दे देता है, तो वो कहता है कि ये तुम क्यों लेकर आए, अपनी बहन को दो और उसे मेरे पास भेजो। मुझे सिर्फ स्टैम्प ही नहीं तुम्हारी बहन भी चाहिए। कल सुबह फौरन जाने से पहले मैं तुम्हारी बहन वलेरिया को पैसे देकर जाऊंगा। अपनी बहन के लिए ऐसी घटिया बात सुनकर मार्कोस को तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। इसकी हिम्मत तो देखो, जाकर बहन से पूछ भी लेता है। वो मार्कोस के मुंह पे थूक देती है कि तुम भाई हो या दलाल। मार्कोस जरा भी दुखी नहीं होता और कहता है मैंने जो तुम्हारी प्रॉपर्टी ली थी वो मैं वापस करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरा ये काम कर दो। इस पर वलेरिया कहती है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम हमारे भाई को बता दो कि तुम कितने घटिया किस्म के इंसान हो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही अच्छा आदमी समझ रहा है। मार्कोस भी अपने भाई को बता देता है कि मैं क्या क्या काम करता हूँ और ये भी कि पैसों के अलावा मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मार्कोस का भाई उसे बहुत मारता है क्योंकि उसे मार्कोस पर बहुत विश्वास था। अब मार खाने के बाद वो वलेरिया से कहता है अब तुम ये स्टैम्प लेकर उस बिजनेसमैन के कमरे में जाओ। वलेरिया वैसा ही करती है। अगले दिन बिजनेसमैन एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है कि मार्कोस उसे रोककर स्टैम्प के लिए पैसे मांगता है। बिजनेसमैन कहता है कि वो तो मैंने कल रात ही तुम्हारी बहन वलेरिया को दे दिया, जाकर ले लो उससे। मार्कोस भी वलेरिया के पास जाता है तो वो मार्कोस को एक ब्रीफकेस पकड़ाकर चली जाती है। उसके अंदर एक चेक के अलावा कुछ नहीं होता। मार्कोस वलेरिया से पूछता है ये क्या मजाक है, इस चेक को कैश कराने में तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी, अगर बाउंस हो गया तो। वलेरिया की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस आदमी का होटल का बिल लाखों में आया था, उतने पैसे इसी चेक से उसने चुकाए थे। पर मार्कोस को जरा भी परवाह नहीं होती कि उसकी बहन रो रही है और कल रात उसके साथ क्या हुआ होगा। वो तो बस पैसे मिलने की खुशी में जॉन को लेकर बैंक जा रहा होता है। तभी वो नकली पुलिस वाला मार्कोस को पकड़ लेता है और कहता है उस दिन मेरी एक्टिंग के पैसे तो तुमने दिए ही नहीं। उसके हाथ में गन भी होती है। वो कहता है कि चुपचाप वो चेक मुझे दे दो वरना यहीं पर तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। जॉन ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो जरा भी टेंशन नहीं लेता और कहता है कि जरा चला तो गोली। क्यों मार्कोस, तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि उस बिजनेसमैन ने कैश नहीं चेक दिया है। इस नकली पुलिस वाले को कैसे पता चला? तुम दोनों ने ड्रामा अच्छा किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें बचाने के लिए मैं ये चेक इस आदमी को दे दूंगा और फिर तुम इससे ये चेक ले लोगे? नो चांस गुरुजी, मैं इतना भी भोला भाला नहीं हूँ। मार्कोस उस आदमी को मारने लगता है कि तुझे चेक किसने बोलने को कहा था? एक छोटा सा डायलॉग भी तुझसे ठीक से नहीं बोला गया। सॉरी यार जॉन, गलती हो गई, माफ कर दे। चल बैंक जाकर इसे कैश करवाते हैं, तुम अपना 30% ले लेना। फिर दोनों बैंक जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। मार्कोस क्लर्क से पूछता है कि सर मेरा ये चेक क्लियर करवा दीजिए। वो हंसता है कि अभी यहाँ बैंक का दिवाला निकल चुका है और तुझे चेक की पड़ी है, बैंक में पैसा ही नहीं है। जाओ जाकर इस कैश को फ्रेम लगवा कर घर में टांग दो। बस अब मार्कोस और जॉन दोनों ही अपना सब कुछ खो चुके थे। मार्कोस के 2 लाख और जॉन के 50,000 हाथ से निकल चुके थे। अब इनके पास फूटी कौड़ी बची। दोनों एकदम शॉक में चौराहे पर खड़े होते हैं। जॉन कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है और मार्कोस फिर अकेला हो जाता है। अब ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलने वाले। जॉन एकदम मायूस होकर अपनी जगह पे जाता है जहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें सस्पेंस कहाँ है यार? वही तो दोस्तों अब खुलने वाला है। यहाँ पर सैंडर्स, उसकी बहन, वो बिजनेसमैन, उसका एक्सपर्ट, सब साथ बैठकर मस्त ताश खेल रहे होते हैं। सैंडर्स की बहन एक बैग जॉन को देती है। ये वही बैग है जिसमें मार्कोस और जॉन ने पूरे 2.5 लाख देकर उससे स्टैम्प खरीदा था। जॉन बैग लेकर एक टेबल पर जाता है जहां मार्कोस की बहन वलेरिया बैठी होती है और यहाँ आता है ट्विस्ट। दरअसल जॉन वलेरिया का बॉयफ्रेंड है। मार्कोस ने वलेरिया और अपने भाई को धोखा देकर प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा भी हड़प लिया था जिसकी कीमत थी 2 लाख। उसे वापस लेने के लिए जॉन और वलेरिया ने मिलकर यह प्लान बनाया था।
मूवी की शुरुआत में जॉन जानबूझकर उस सुपरमार्केट में गया था क्योंकि वो मार्कोस को फॉलो कर रहा था। उसने जानबूझकर कैशियर के साथ वो गेम दोबारा से खेलने की कोशिश की ताकि वो फंस जाए और मार्कोस उसे बचाने आए। वो जानता था कि मार्कोस अपनी शातिरी का डेमो देने जरूर आएगा और इस तरह वो मार्कोस के साथ क्लोज होता गया। जॉन ने उसे बताया कि मेरे पास $50,000 हैं, क्योंकि उसे पता था कि पैसों के लालच में मार्कोस उसे अपना पार्टनर जरूर बनाएगा। इतना ही नहीं, सैंडर्स जो कई सालों से मार्कोस का पार्टनर था, उसे मार्कोस ने धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से वो मार्कोस से अलग हो गया। जॉन ने उसे भी अपने प्लान में शामिल किया और इन सब ने मिलकर ये स्टैम्प वाली कहानी मार्कोस को सुनाई। यहाँ तक कि वो बिजनेसमैन भी इनका साथी था। इस प्लान से बेखबर मार्कोस अपनी बहन और भाई से लूटे हुए 2 लाख दांव पे लगा बैठा, जिसे जॉन वापस वलेरिया के पास लेके आया। इस प्लान के दौरान इन लोगों को मार्कोस पर दया भी आ गई कि ये उल्लू बनने जा रहा है। ये लोग मार्कोस को माफ भी कर देते, लेकिन जब इन्होंने देखा कि मार्कोस पैसों के लिए अपनी बहन तक को किसी अजनबी के कमरे में भेजने को तैयार है, उसे जरा भी झिझक नहीं हुई। तब इन सब ने फैसला किया कि वो मार्कोस को 2 लाख का चूना लगाकर सड़क पर ला देंगे। इस पूरे कांड में इनका बोनस है वो सोने का रिंग, जो उस अपार्टमेंट वाली आंटी ने किसी गैरी की माँ के लिए दिया था। जॉन ने उसे एक बैट में मार्कोस से जीता था। अब वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड यानी वलेरिया को देकर शादी प्रपोज करता है। वलेरिया भी हाँ कहती है और जल्द ही दोनों की शादी भी होने जा रही है। और इसी ट्विस्ट के साथ 9 क्वींस नाम की ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।